हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में। आज की इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बेसिक्स पे बात करेंगे, बेसिक्स को समझेंगे। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बना क्यों, ये लागू कब से हुआ, ये किस डेट को बन के तैयार हुआ, इस एक्ट को बनाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट था लेजिस्लेचर का, इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं। और दूसरा नंबर बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अकॉर्डिंग वो है इसके डेफिनेशन क्लाउज पे, इंटरप्रिटेशन क्लाउज पे, कि जो शब्द यूज हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में उन शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये जानेंगे। तो आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है लॉ से जुड़ा हुआ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, आपको डेली एमसीक्यूज मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के मीनिंग के बारे में, कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का अर्थ क्या होता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का मूलतः मतलब होता है टू रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट के बाहर केस को निष्पादन करने के प्रक्रिया को ही कहते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। लेकिन ये तो इसके बेसिक डेफिनेशंस हुए, लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन दोनों में क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया है। आपको अगर जानकारी चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन तो आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को जरूर सुनना। आपका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंसेस को लेकर इन दोनों टर्म पे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मूलतः बात करें तो अर्थ आपको समझ में आ गया कि प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मामले को निष्पादित किया जाता है, रिजॉल्व आउट किया जाता है कोर्ट के बाहर। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग निष्पादन होगा तो उस पर पार्ट फर्स्ट अप्लाई होगा, और वहीं अगर कंसिलिएशन के अकॉर्डिंग मैटर को रिजॉल्व आउट किया जाएगा तो उस मैटर पे, उस रिजोल्यूशन के प्रोसीजर पे अप्लाई होगा पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट। तो ये हो गया इसके मीनिंग पे बात। दूसरा नंबर पॉइंट कि आखिर इस एक्ट को बनाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट था लेजिस्लेचर का। तो सबसे पहला अगर आप देखो तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था लेजिस्लेचर का वो था कि कोर्ट में बहुत सारा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, छोटा छोटा मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है कि कोर्ट के बर्डन को कम करना। दूसरा ऑब्जेक्ट है स्पीडी जस्टिस का, न्याय जल्द से जल्द मिले। तीसरा ऑब्जेक्ट है कि मामले को सॉर्ट आउट कम पैसे में, कम खर्च में किया जा सके ताकि गरीब लोग को भी न्याय या गरीब लोगों तक न्याय पहुंच सके। कोर्ट के टाइम को बचाना, यह मुख्यतः 4 ऑब्जेक्ट हैं इस एक्ट के, या इस एक्ट को बनाने के पीछे का उद्देश्य था लेजिस्लेचर का, या है आप कह सकते हो। तो ये हो गया इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। अब आते हैं कि ये जो एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसके पहले अगर कोई मैटर को कोर्ट के बाहर रिजॉल्व करने का होता था तो उसको कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता था। तो इसके लिए था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में बहुत सारे लेकुनास थे, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो वेग थे, बहुत सारे ऐसे मैटर पे कोई प्रोविजंस ही नहीं था। तो इसलिए उस एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, और ये एक्ट प्रभाव में आने के बाद उसका जो कॉन्सेप्ट था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का वो खत्म हो गया। अब जो भी मैटर को रिजॉल्व आउट किया जाएगा इस एक्ट के लागू होने के बाद तो इस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार ही किया जाएगा। लेकिन
यहां पे जो आपको नोट करना है वो ये कि जो भी मैटर को निष्पादित करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1940 के प्रक्रिया को फॉलो किया जा चुका था, लेकिन इस एक्ट के लागू होने से पहले तक उस मैटर को अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है तो उस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1940 के अनुसार ही, ना कि इस एक्ट के अनुसार। ये आप ध्यान देना। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसमें जो संशोधन हुआ इस एक्ट में 1996 के जो एक्ट में संशोधन हुआ है वो कब हुआ है, और ये महत्वपूर्ण संशोधन था। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये संशोधन हुआ 2015 में। 2015 में संशोधन हुआ और कुछ ऐसे सेक्शंस को जोड़े गए इस एक्ट में जो काफी महत्वपूर्ण थे। जैसे सेक्शन 11A, सेक्शन 11A को जोड़ा गया। सेक्शन 11A कहता है कि फोर्थ स्केड्यूल को फीस से जुड़ा हुआ मामला के बारे में बताता है। फोर्थ स्केड्यूल, तो फीस से जुड़े हुए मामले जो फोर्थ स्केड्यूल में बताए गए हैं, फोर्थ स्केड्यूल को अमेंड करने का जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये है सेक्शन 11A, ये जोड़ा गया है अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अनुसार। सेक्शन 11 में भी संशोधन हुआ और सेक्शन 11 के अनुसार जब किसी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट करने का बात आएगा तो संशोधन 2015 के पहले पावर ऑफ डेजिग्नेशन था चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन 2015 के संशोधन के बाद डेजिग्नेट करने का पावर एज पर सेक्शन 11 वो हो गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। तो ये होगा सेक्शन 11 में संशोधन 2015 के अनुसार। उसके बाद इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया सेक्शन 29A, 29B, 31A भी। सेक्शन 29A कहता है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। टाइम प्रिस्क्राइब किया गया सेक्शन 29A के अनुसार कि कितना टाइम पीरियड के भीतर आर्बिट्रल अवार्ड पास होना आवश्यक है। उसके बाद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का भी कॉन्सेप्ट जोड़ा गया 2015 के संशोधन के अनुसार। माफ कीजिए, सेक्शन 29B में 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में बताता है। कॉस्ट संबंधित प्रोविजंस भी आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में जोड़े गए इस संशोधन के बाद 2015। अब आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे कि इस एक्ट का जो नाम है, जो इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है दैट मींस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो एक्ट नंबर है वो 26। एक्ट नंबर का क्या मतलब होता है? बहुत सारे आप लॉ देखो, ऑलमोस्ट सभी लॉ में, सभी एक्ट में आपको एक्ट नंबर दिखेगा। एक्ट नंबर इतना ऑफ ईयर इतना। इसका क्या अर्थ होता है? यहां जो एक्ट नंबर 26 है ऑफ द ईयर 1996 का अर्थ हुआ कि 1996 में बनने वाला ये 26वां कानून था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट इस एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट में क्या बोले आपको कि इस एक्ट में टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट में टोटल चैप्टर 10 है, दूसरे पार्ट में टोटल चैप्टर 2 है, तीसरे और चौथे पार्ट में चैप्टर नहीं है, होल प्रोविजंस दिया हुआ है। अगर टोटल सेक्शंस का बात करें तो इस एक्ट में टोटल सेक्शन ओरिजिनली 86 था, लेकिन इन सभी नए सेक्शंस के जुड़ने के बाद ये 90 हो गया। अप्रॉक्स 90 सेक्शन अभी है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट है, और टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल है 7। स्केड्यूल नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 स्केड्यूल को संशोधन 2015 के द्वारा जोड़ा गया है। ओरिजिनली 3 स्केड्यूल था, अब 7 है, 4 को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हो गया बेसिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को लेके। अब इसकी सेक्शंस पे आते हैं कि क्या कहता है प्रोविजंस। सबसे पहले अगर बात करो सेक्शन 1 का, तो सेक्शन 1 में बताया गया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये एक्ट का क्या नाम है? ये एक्ट का नाम तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। इसके एक्सटेंशन पे बात करें अगर, तो ये एक्ट लागू होता है। अब यहां नोट करना बात को कि ये जो एक्ट बना है 1996 का, ये पूरे भारत में अप्लाई होगा। 370 2019 संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 370 को संविधान से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया, स्टेटस ले लिया गया।
और जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो भी छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से। लेकिन ये जो संशोधन था, इस संशोधन का इस एक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 370 के पहले भी और 370 के बाद भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता था, आज भी होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा बात, सेक्शन 1 को लेकर कि एक्ट बना कब और ये लागू कब से हुआ। ये एक्ट बना है 16 अगस्त 1996 को और ये लागू हुआ है 22 अगस्त 1996 से। तो ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में एक और इंपॉर्टेंट पहलू है कि सभी प्रोविजन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। सिर्फ पार्ट 1 के प्रोविजन, पार्ट 3 के प्रोविजन, पार्ट 4 के प्रोविजन ही जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। वो भी तब जब पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 का संबंध इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से होगा या इंटरनेशनल कमर्शियल कंसिलिएशन से होगा। अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लाउज F, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हो गया सेक्शन 1 से इतनी सारी बातों की जानकारी। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। बात करें सेक्शन 2 का, तो सेक्शन 2 में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यूज हुए हैं, जिसको डिफाइन भी किया गया है, और उन शब्दों का मतलब मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 2 में बताया गया है, और जो सब सेक्शन 2 में बताए गए हैं वो कहीं भी यूज्ड हो इस एक्ट में, उसका मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 2 में है। तो समझते हैं क्या है मीनिंग। सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 में बताया गया आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? तो 2(1)A के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन का मतलब होता है वो आर्बिट्रेशन जो गठित होता है, जो संचालित होता है परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा या फिर कोई भी टेम्पररी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। मतलब यहां पे बात अगर करो तो आर्बिट्रेशन को इस एक्ट के अनुसार 2 भागों में बांट दिया गया, एक परमानेंट आर्बिट्रेशन, दूसरा एडहॉक आर्बिट्रेशन। परमानेंट आर्बिट्रेशन का मतलब वो जो गठित हुआ है परमानेंट बेसिस पे, दैट मीन्स कि वो आर्बिट्रेशन जो संचालित होगा उस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो गठित हुआ है परमानेंटली, और दूसरा जो गठित हुआ है टाइमिंग या फॉर पर्पस वाइज। तो ये हो गया क्लॉज ए के प्रोविजन। अब क्लॉज ए के अनुसार आर्बिट्रेशन को तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं आगे, बात करते हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी में है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब बी के अनुसार 2(1)B के अनुसार वही होगा जो सेक्शन 7 में बताया गया है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को भी लेके मैंने आपको सेपरेट लेक्चर के थ्रू बताया है डिटेल में, सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। आपको अगर पता करना है या आपने लेक्चर्स नहीं देखा है वो, तो आपको इस लेक्चर का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लेक्चर को जरूर सुनना, आपका जो कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेके वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से बात आपको समझ में आएगी, और तो और आप खुद का भी नोट्स बना लोगे, आपको नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्बिट्रल अवार्ड का। आर्बिट्रल अवार्ड जो 2(1)C में बताया जा रहा है, इसके अंतर्गत इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड भी शामिल होगा, ऐसा कहा जा रहा है क्लॉज C के अनुसार 2 सबसेक्शन 1 का। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड एज वेल, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बताया गया है 2(1)D में, उसका मीनिंग है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब वो ट्रिब्यूनल जो गठित हुआ है सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स के द्वारा। मतलब कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन अगर एक आर्बिट्रेटर करता है तो भी उसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही मानेंगे, और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स के द्वारा हुआ है तो भी उसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही मानेंगे। ये है क्लॉज D सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। दोस्तों अगर आपको मैं फिर कहता हूं कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आपको ये समझ में नहीं आता अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, खुद का कैसे नोट्स बनाना है, तो आपको इन विषयों पे जानकारी मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको वहां पे डेली अपडेट देता हूं, मैं आपको हर एक पहलू पे बात करूंगा। आपका जो भी समस्या होगा आप मुझसे शेयर करो, मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूं, तो इसलिए आप मुझे इंस्टा फॉलो जरूर करना। बात हम कर रहे हैं अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज E का, तो सेक्शन 2(1)E में डिफाइन है कोर्ट। कोर्ट का मतलब एज पर दिस एक्ट, अगर इसको आर्बिट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे या आर्बिट्रेशन के संदर्भ में देखेंगे तो कोर्ट का मतलब हुआ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट। जिला में जो भी कोर्ट होगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जिस कोर्ट में मैटर मामला डायरेक्ट जाए तो उस मैटर पे कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माना जाता है। तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला जिला में जो होगा वो कोर्ट माना गया है आर्बिट्रेशन के लिए। लेकिन अगर कोई कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज है या कोई कोर्ट प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के नीचे का कोर्ट है तो वो कोर्ट के श्रेणी में नहीं आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के अनुसार आर्बिट्रेशन के लिए। और वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का, तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए जो कोर्ट होगा वो माना गया है हाई कोर्ट को। तो ये हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई कोर्ट का मीनिंग। अब आगे बढ़िए बात करते हैं एफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉज एफ में डिफाइन है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको समझो। कहता है कि हम उस आर्बिट्रेशन को कहेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जिस आर्बिट्रेशन का संबंध है उस डिस्प्यूट से जिसकी उत्पत्ति हुई है उस लीगल रिलेशनशिप से, जिस लीगल रिलेशनशिप का जो आधार है या लीगल रिलेशनशिप अराइज हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट से या अदरवाइज। मतलब यहां लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। और उस रिलेशन से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट पे जो भी आर्बिट्रेशन चल रहा है उस आर्बिट्रेशन को हम इंटरनेशनल कमर्शियल कब कहेंगे ये आप समझ लो। अब तो कहता है कि अगर उस आर्बिट्रेशन में जो पार्टी है उसमें से एक पार्टी अगर वह व्यक्ति है जो भारत में नहीं रहता है, जिसका रेसिडेंस भारत में नहीं है, या फिर वह एक पार्टी या तो कोई फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन कंट्री है, या फिर वह एक पार्टी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या वह एक पार्टी ग्रुप इंडिविजुअल है या एसोसिएशन है जिसका सेंटर ऑफ मैनेजमेंट या जो गठित हुआ है भारत के बाहर किसी अन्य देश में। तो अगर एक पार्टी इनमें से कोई है तो वह आर्बिट्रेशन माना जाएगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। अगर मान लो बात करें बायर सेलर का, लेसर लीजी का, डोनर डोनी का, और इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए और इस डिस्प्यूट को लेके वो दोनों चला जाए ट्रिब्यूनल में कि उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन दोनों के रिलेशनशिप को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन का जो अस्तित्व जिस चीज पे बैठा हुआ है वह कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हम लोग वहीं दूसरी ओर बात करें नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का, तो अगर मान लीजिए फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन या कुछ भी हो सकता है, तो उस डिस्प्यूट को लेके अगर कोई कोर्ट जाता है या ट्रिब्यूनल के पास जाता है कि उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैटर को डिसाइड करना है, डिस्प्यूट को डिसाइड करवाना है, तो उस रिलेशनशिप को कहेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, या उस रिलेशनशिप का आधार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये समझ में आया आपको बात? कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या मतलब हुआ? तो ये हो गया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। उसके बाद जो शब्द डिफाइन है वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्लॉज जी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो डिसीज्ड के संपत्ति को, डिसीज्ड के संपत्ति का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्ति डिसीज्ड के मरे हुए पर्सन के संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, वही उस बड़े हुए व्यक्ति का वारिस, दैट मींस लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। यही है क्लॉज जी। उसके बाद एच में है पार्टी का मतलब यहां पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो पार्टी होगा आर्बिट्रेशन में वही पार्टी माना जाएगा। यह है एच, क्लॉज एच। अब दो महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है कि पार्ट फर्स्ट चल रहा है, तो उसमें दो महत्वपूर्ण बात आप जान लो कि जो पार्ट फर्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होगा जिसका प्लेस भारत के अंतर्गत है। एक बात मतलब उस आर्बिट्रेशन को भारत में या भारत के किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा संचालित किया जा रहा है तो ही जाके उस आर्बिट्रेशन पे पार्ट फर्स्ट इस एक्ट का एप्लीकेबल होगा। दूसरा नंबर पॉइंट कि इस पार्ट के, दैट इज पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग या पार्ट फर्स्ट के प्रोविजन के अनुसार अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ तो उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लो बात, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम।
हम लोगों ने आज इस लेक्चर में बेसिक समझा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने सेक्शन 1 और 2 देखा। और मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है, इसके लिए आपको देख लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक अवेलेबल है इस वीडियो का, इस लेक्चर का। आपको समझना है अगर कि कोई भी जुडिशियल एग्जाम पर तैयारी कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको फिर कहता हूं अंत तक कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इस वीडियो को, लेक्चर को अपने जुडिशियल रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।